Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. So in the last class, we discussed the fiscal measures of controlling the excess and deficient demand. जब हमने fiscal measures की बात की थी, we talked about the government as an agent of controlling excess and deficient demand. Today we'll be moving ahead with the monetary measures of controlling the excess or deficient demand or to combat the inflation and deflation in the economy. जब हम बैंकिंग चैप्टर के अंदर भी मेजर्स सीखते हैं तो हम यही सब सीखते हैं. तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इट विल प्रूव टू बी वेरी इंसाइटफुल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग विद मॉनेटरी मेजर्स. तो सबसे पहली बात, मॉनेटरी मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. कैसे करता है? हमें भी पता है कि आरबीआई जो होता है वो सेंट्रल बैंक है जो कि मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, राइट? तो अगर सेंट्रल बैंक के पास ये पावर है कि वो मनी सप्लाई कर सकता है तो वो मनी की सप्लाई के साथ खेलता है ताकि वो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को कम कर सके. तो ये वही सारे मेजर्स हैं जो कि आरबीआई यूज करता है टू फाइट विद द सिचुएशंस ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. सो जैसे कि बोर्ड पे लिखा है, इट कंट्रोल्स द क्रेडिट फ्लो. मतलब जो सारा क्रेडिट का फ्लो इकोनॉमी में हो रहा है या मनी का सप्लाई इकोनॉमी में हो रहा है वो आरबीआई कंट्रोल करता है ताकि वो इकोनॉमी में कॉम्बैट कर सके या फिर फाइट कर सके ऐसी सिचुएशन से जो डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खड़ी करती हैं. ठीक है, अब हम सीखेंगे कि मॉनेटरी मेजर्स कितने टाइप के हैं और ये क्या क्या हैं. सबसे पहले मॉनेटरी मेजर्स दो तरीके के होते हैं, जो कि सबसे पहले क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए हम इस तरीके से समझते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं वो मनी सप्लाई इन द ओवरऑल इकोनॉमी से डील करते हैं. मतलब कैसे आरबीआई पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को चेंज करेगी ताकि वो इन दोनों सिचुएशंस जैसे कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड से फाइट कर सकती है. तो अगर मैं इसको याद रखने का की पॉइंट बताऊं तो इट डील्स विद द ओवरऑल इकोनॉमीज क्रेडिट सप्लाई. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजर्स ओवरऑल इकोनॉमी की क्रेडिट सप्लाई से डील करते हैं. बट जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो ये सेलेक्ट सेक्टर्स की बात करते हैं. ये सारी इकोनॉमी में क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने की बात नहीं करते. ये बात करते हैं कि हमें कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में से जो कि जैसे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में लगे हुए हैं उनमें से क्रेडिट फ्लो को कम करना चाहिए ताकि हम इन दोनों सिचुएशन से फाइट कर सकें. अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब हम इनके टाइप्स के ऊपर जाएंगे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो अभी के लिए हम क्वांटिटेटिव मेजर्स से स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं. सबसे पहला क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो है बैंक रेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट? बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज ये आरबीआई है और एक कमर्शियल बैंक हम अज्यूम कर लेते हैं एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड को पैसे चाहिए लोन पे, तो आरबीआई उसको कुछ ना कुछ लोन देगी लेकिन कुछ इंटरेस्ट पर, राइट? अगर आप भी किसी से लोन लेते हो तो वो भी ये बोलता है कि मुझे तो ब्याज चाहिए साथ में. तो वैसे ही अगर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं तो वो भी उनको इंटरेस्ट रेट देते हैं, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करती है उसको बैंक रेट कहते हैं. ठीक है, अब जो आरबीआई उनसे चार्ज कर रही है उसको तो बैंक रेट कहते हैं, बट ये जो बैंक रेट है वो अफेक्ट करता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो कि फिर कमर्शियल बैंक्स जनरल
पब्लिक से चार्ज करते हैं। मतलब अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, मतलब सपोज वो उनसे 12% ले रही है, ठीक है, तो अब कमर्शियल बैंक उनको इतना ज़्यादा ब्याज दे रहा है, तो वो कमर्शियल बैंक वो ब्याज किससे रिकवर करने की कोशिश करेंगे? हम जनरल पब्लिक से, लोन की फॉर्म में, राइट। अगर जनरल पब्लिक भी कमर्शियल बैंक से लोन लेगी तो वो भी उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो वही कमर्शियल बैंक उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कवर अप करने के लिए हमसे भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएगा, राइट। सपोज वो हमसे 15% चार्ज कर रहा है, तो हम जनरल पब्लिक को 15% पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो कवर करने की कोशिश कर रहा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो आरबीआई उससे चार्ज करती है। तो बैंक रेट यही रेट होता है, ये 12% का रेट, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ये 12% है नहीं, बट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर सेंट्रल बैंक लेंड करती है। सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, लेंड मतलब देती है उधार पर मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम नेक्स्ट में सीखेंगे, जो कि रेपो रेट होगा। अभी के लिए आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। आरबीआई बैंक रेट चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक से 12%, तो इन टर्न ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट करेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमसे चार्ज किया जाएगा, जिसको हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है इसको समझना। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था, हम एक बॉक्स बनाएंगे, हम इन सारे मैटर्स को डील करेंगे कि अगर एक्सेस डिमांड है तो कैसे मॉनेटरी मेजर यूज होगा, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो कैसे ये मेजर यूज होगा। तो अपना दिमाग लगाओ, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या चाहती है कि मैं पैसा खींचूं, तो वो क्या करेगी? वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बैंक रेट है उसको बढ़ा देगी। इन टर्न अगर वो इसको बढ़ाकर सपोज 14% कर देती है, तो इन टर्न कमर्शियल बैंक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को और बढ़ा देगा। सपोज वो इसको 18% कर देता है सपोज, तो अब जनरल पब्लिक इतने महंगे इंटरेस्ट रेट पर लोन नहीं लेगी, तो क्रेडिट क्रिएशन या फिर क्रेडिट सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही है। मतलब अगर जनरल पब्लिक को कमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो जनरल पब्लिक लेना बंद कर देगी लोन, जिससे कि मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कर्ब हो जाएगी, खिंच जाएगी, मतलब पैसा इकोनॉमी में से खिंच जाएगा और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर आरबीआई को एक्सेस डिमांड की सिचुएशन दिख रही है तो वो बैंक रेट को बढ़ा देंगे। वैसे ही अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या होगा? यही आरबीआई इस बैंक रेट को कम कर देगी। सपोज वो 14 से 12 पे चली जाती है, वहीं पर इन टर्न कमर्शियल बैंक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को और कम कर देगी 18 से 15 पे। तो जनरल पब्लिक के लिए जो लोन है वो सस्ता हो जाएगा, तो जनरल पब्लिक लोन लेने लग जाएगी, क्रेडिट इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगा, राइट। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि 18% से 15% हो गई है वो घट गई है। इसको हम कुछ नहीं बोलते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। मतलब हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना होता है अगर हम कोई कैपिटल रेस कर रहे हैं। मतलब अगर मैं एज ए जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक से लोन ले रही हूँ तो मुझे क्या एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है उनको, जो कि 18 से 15 हो चुकी है। एक्स्ट्रा पेमेंट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट दैट यू हैव टू पे टू देम, राइट। तो यही होता है, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है जो कि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है जिनसे हम कैपिटल रेज कर रहे हैं। ये वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन लोगों की जो हमें पैसा देते हैं। सपोज मैं इक्विटी रेज कर रही हूँ तो वो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे डिविडेंड, तो मेरी जो कैपिटल की कॉस्ट है वो डिविडेंड रेट होगा, राइट। वहीं पर अगर मैं डेट रेज कर रही हूँ तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं डिबेंचर होल्डर्स हमसे? इंटरेस्ट, राइट। तो यहीं पर वो इंटरेस्ट रेट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता है। सिंपल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा पेमेंट दैट यू हैव टू मेक टू द पीपल फ्रॉम whom you are raising money,
अब वो चाहे इक्विटी हो तो वो डिविडेंड रेट हो जाता है, और अगर वो डेट हो तो वो इंटरेस्ट रेट हो जाता है। सिंपल। वहीं पर अगर मैं लोन ले रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट रेट ही मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसलिए आपकी बुक में मेंशन्ड है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट गई है तो इसका मतलब आपके लिए लोन सस्ता हो गया है, आप लोन लोगे और इससे जनरल पब्लिक के पास पैसा आएगा, और वैसे ही डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कर्ब हो जाएगी। तो यहीं पर अगर हम बैंक रेट को घटा देते हैं तो हमारा डेफिशिएंट डिमांड कर्ब हो जाती है। अंडरस्टूड? रेपो रेट को समझने के लिए मैंने जो डेफिनेशन पहले लिखी थी मैं उसको थोड़ा सा मोल्ड करूंगी, ठीक है? इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं ROI लिख रही हूं, दैट सेंट्रल बैंक चार्जेस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। समझ आया? फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। पहले बैंक रेट में हम लॉन्ग टर्म लोन्स की बात कर रहे थे, अब हम शॉर्ट टर्म लोन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन हम रेपो रेट को समझने के लिए थोड़ा सा सिचुएशंस को चेंज करेंगे। जैसे कि बैंक रेट था, जब लॉन्ग टर्म लोन्स की बात हुई थी तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा था वो बैंक रेट था। तो बैंक रेट में आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि देयर वॉज नो कोलैटरल। ओके, कोई भी कोलैटरल नहीं था। मतलब एक बार हम फिर से सिचुएशन बनाते हैं। सी बैंक, RBI, तो जब हमारा ABC बैंक RBI से लोन ले रहा था तो बैंक रेट की सिचुएशन में वो कोई भी कोलैटरल नहीं रख रहा था। कोलैटरल मतलब होता है कुछ सामान गिरवी रखना, या फिर हम ऐसा कोई सामान जिससे हम लोन ले रहे हैं उसको देते हैं ताकि अगर हम अपना लोन रीपे ना कर पाए तो वो हमारे उस सामान पर ओनरशिप क्लेम कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप अपने फ्रेंड से कुछ पैसे मांगते हो, ठीक है? वो आपको कहता है मैं पैसे तो दे दूंगा बट इसकी गारंटी क्या है कि तू मुझे वापस करेगा। तो वो आपको बोलता है कि यार तू मेरी ये पेंसिल बॉक्स रख ले, ये बहुत महंगी है, ये मैं तुझसे 1000 रुपये अगर लोन ले रहा हूँ तो ये मेरी कोलैटरल 1100 रुपये की है, तो इसको रख ले। जब मैं तेरे को 1000 रुपये वापस दे दूँ तो मुझे मेरा पाउच वापस कर दियो या किट वापस कर दियो। तो ये होता है कोलैटरल। अगर मैं उसको 1000 रुपये नहीं दे पाती तो वो मेरी उस पाउच का कुछ भी कर सकता है, चाहे वो उसको यूज़ करे, चाहे वो उसको बेचे, उससे अपना पैसा वापस करे, वो उसके ऊपर है, बट इसको हम कोलैटरल कहते हैं। तो जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कोलैटरल देना पड़ता है। बैंक रेट की सिचुएशन में नो कोलैटरल, कोई कोलैटरल नहीं होता। मतलब कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता। लेकिन जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में जब शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाते हैं और RBI के पास रिस्क ज़्यादा है तो RBI कमर्शियल बैंक को कहती है कि मैं तुझे लोन तो दे दूंगा लेकिन तुम मुझे बदले में कुछ कोलैटरल दे। तो इसलिए ABC बैंक उसके पास कुछ सामान गिरवी रखता है, और वो सामान यूजुअली कुछ नहीं होते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है? दे आर नथिंग बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो सपोज ABC बैंक ने RBI से 1 लाख रुपए लोन लिया है तो वो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखेगा 1 लाख की या 1 लाख से ज़्यादा की, ठीक है? अब अगर आप बुक में देखोगे आपके पास एक वर्ड मेंशन है कि रेपो रेट में रीपर्चेज अग्रीमेंट होता है, राइट? रीपर्चेज अग्रीमेंट का क्या मतलब है? मतलब ABC बैंक और RBI एक अग्रीमेंट साइन करेंगे जहां पर ABC बैंक ये प्रॉमिस करेगा RBI को कि फ्यूचर डेट में मैं आपको वो 1 लाख रुपए जो लोन के हैं वो वापस दे दूंगा, मतलब आपको पैसा वापस दे दूंगा 1 लाख रुपए, और आप मुझे मेरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो वापस दे देना, ठीक है? तो मतलब इसका मतलब कुछ नहीं होता। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए चार्ज होता है, लेकिन रेपो रेट में एक रीपर्चेज अग्रीमेंट होता है, मतलब बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखते हैं
लेकिन वो ये प्रॉमिस भी करते हैं कि फ्यूचर डेट में वो उस लोन का पैसा वापस कर कर आपसे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेंगे आरबीआई। ठीक है, तो यही होता है रेपो रेट। अब मैं सारी सिचुएशन को इरेज कर रही हूँ। दिस वॉज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रीपर्चेज अग्रीमेंट क्या है। अब अगर मैं इसको इरेज करूँ, ठीक है, एक बार हम इसको अच्छे से इरेज कर देते हैं। तो रेपो रेट और बैंक रेट का जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कर्व करने का तरीका है वो यूजुअली सिमिलर होता है। जैसे कि सपोज ये आरबीआई है, ये एबीसी बैंक है और ये हम जनरल पब्लिक हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी एबीसी बैंक से वही अफेक्ट करेगा इन टर्न मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को, MROI। ठीक है, तो मतलब आरबीआई को दिख रहा है कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, मतलब पैसा खींचना है, तो वो क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। इन टर्न एबीसी बैंक और रेट बढ़ा देगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ही जनरल पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब लोन महंगा हो जाएगा, जनरल पब्लिक लोन लेना कम कर देगी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कर्व हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कम हो जाएगी। मतलब यहीं पर मैं रेपो रेट भी मेंशन करूंगी। रेपो रेट बढ़ा देगा इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, एंड अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या होगा, वहीं पर आरबीआई उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब रेपो रेट को घटा देगी, मतलब कि इन टर्न एबीसी बैंक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देगा। जनरल पब्लिक के लिए लोन सस्ता हो जाएगा, लोग लोन लेने लग जाएंगे, क्रेडिट इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोग खर्चा करेंगे, जिससे डेफिशिएंट डिमांड कम हो जाएगी। मतलब रेपो रेट को घटा दो तो हमारा फिर से डेफिशिएंट डिमांड कब हो जाएगा। तो अगर हम इसको समराइज करें, बैंक रेट और रेपो रेट के बीच में डिफरेंस, तो आप यही सीखोगे कि बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही एक तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो कि आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। जो डिफरेंस है वो इसी में लाई करता है कि कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, किस में कोलैटरल है, किस में कोलैटरल नहीं है, और जो थर्ड है वो ये है किस में रीपर्चेज एग्रीमेंट है और किस में नहीं।